देखना, नैतिक विकास का सिद्धांत अपन पढ़ रहे थे। इसी नैतिक विकास के सिद्धांत में हमने आपको क्या समझाया था कि जो आपका कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से 3 स्तरों में और 6 अवस्थाओं में बटा हुआ है। प्रत्येक स्तर 2 अवस्थाओं में बटा हुआ है और 3 स्तर हैं। टोटल 6 अवस्थाओं में ये आपका जो सिद्धांत है नैतिक विकास का वो बटा हुआ है। नैतिक विकास का जो नैतिकता का जो पूर्व स्तर था ये इसका सबसे पहला स्टेप है, जिसको आप पूर्व नैतिकता का पूर्व स्तर भी कहते हैं। अगर देखा जाए इसी को तो हम पूर्व नैतिक स्तर कहते हैं, पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं, जो 3 से 10 वर्ष तक के बालकों को इसमें शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत कहा था कि नैतिक पूर्व पारंपरिक स्तर के अंदर बच्चों की नैतिकता का जो मूल्यांकन है वो किस आधार पर होगा, वयस्कों के मानकों और उनकी कार्यवाही के परिणाम के आधार पर बच्चे अपनी नैतिकता तय करेंगे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इसमें दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास पर बच्चा काम करेगा। बच्चा वही कार्य करेगा जिसके पीछे दंड मिल रहा हो, यानी कि उसी कार्य को गलत समझेगा जिसके पीछे उसको दंड मिल रहा हो। तो दंड एवं आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसको भी हमने आपको समझा दिया था। हमने कहा था बच्चे इसमें नियमों को निश्चित व निरपेक्ष रूप से देखते हैं कि नियम बदले नहीं जा सकते, वो फिक्स हैं, तटस्थ हैं। निरपेक्ष का मतलब बदला नहीं जा सकता। हमने कहा था बच्चे दूसरे की इरादे की अपेक्षा करते, वह सिर्फ नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते कि जहां डर का भय होगा उसी के परिणाम पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उसके बाद हमने आपको दूसरी अवस्था इसकी पाई यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता या परस्पर उद्देश्य अभिमुखता, व्यक्तिवाद या विनिमयवाद। हमने कहा यहां पर भी बच्चा पूर्ण रूप से स्वार्थ से ही प्रेरित रहता है। बच्चा रहेगा तो टोटल स्वार्थ से ही प्रेरित, लेकिन उस बच्चे का जो स्वार्थ है कभी कभार वो दूसरे को भी दूसरे की भी मदद कर देगा या दूसरे के लिए भी कुछ कार्य कर देगा, लेकिन वह तब करेगा दूसरे के लिए कोई कार्य जब उसमें उसका कुछ खुद का स्वार्थ छिपा हुआ हो। हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक बच्चे से आप जाओ कि बेटा जाओ हमारा काम कर लो, जाओ 10 रुपए की कुछ सामग्री आप बाजार से ले आओ। वो कहेगा 10 रुपए तो की सामग्री हम तब लेने जाएंगे जब 5 रुपए आप हमको दोगे, यानी कि 5 रुपए उसको चाहिए, तब जाके वो आपके कार्य को क्या करेगा, संपादित। तो इसमें बच्चा करेगा तो काम, लेकिन साथ में उसका स्वार्थ भी छिपा रहेगा। वस्तुओं का आदान प्रदान भी करेगा, लेकिन अपने हित को देखते हुए हम उसी को अपना पेन देंगे जो जिससे हमें कॉपी की उम्मीद होगी कि इससे हमें भविष्य में कॉपी मिल जाए। बात समझ पाए कि नहीं? हम उसको उसके साथ अपना सामान शेयर नहीं करेंगे जो हमें कभी सामान शेयर करे ही ना। तो यहां पर ये हमने समझाया था। फिर इसके बाद हमने कहा था इसमें और भी पॉइंट आपको समझाए थे। फिर कल जो समझा रहे थे पारंपरिक स्तर या नैतिक स्तर, इसमें बताया क्या, इसमें जो बच्चे हैं वो 10 से 13 वर्ष तक के बालक हैं। इसमें जो भी बच्चे की नैतिकता का आकलन किया जाएगा वो बच्चे की नैतिकता का आकलन समाज के मूल्यों को आत्मसात के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अब बच्चा यहां से समाज के मूल्यों को आत्मसात करने लगेगा और समाज की मूल्यों को आत्मसात करेगा। तो हमने कहा है इस पारंपरिक स्तर में बालक नियमों को अपनाता है, समूह की आवश्यकता के अनुसार ही अपनी आवश्यकताओं को अपनी अधीनस्थ करता है। मतलब क्या, हम चाहते तो है एकदम आवारागर्दी करना, बिल्कुल नहीं चाहते पढ़ना, लेकिन हम देख रहे हैं कि बगल वाला पढ़ रहा तो बगल वाले की प्रशंसा की जा रही है, सारे के सारे मोहल्ले वाले पिताजी भी हमारे उसी की प्रशंसा करते, तो हम क्यों ना उसी की जैसा हम भी बन के दिखाएं। यानी कि हम किसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, समाज के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। बात समझ पाए कि नहीं? बात समझ पा रहे कि नहीं? तो याद रखना है कि यहां पर नियमों को अपनाता तो है, लेकिन कैसा अपनाएगा, दंड के आधार पर नहीं नियम अपनाएगा, स्वार्थ के कारण नियम नहीं अपनाएगा। यहां पर जो भी नियम अपनाएगा समूह की या समाज की आवश्यकता के अनुसार नियमों को अपनाएगा। मम्मी पापा को क्या अच्छा लगता उसी की भांति हम काम करेंगे। यानी कि हम मम्मी पापा की नजर में या अध्यापक की नजर में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बन के दिखाएंगे। यहां पर यह अभिविन्यास काम करता है। इसको ही यहां पर अवस्थाओं में बांटा है, अंतः व्यक्तिक संबंध या स्वीकृति या अच्छे पारस्परिक संबंध, जिसको कहा जाता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये हमने समझाया था। भले ही किसी कार्य को करने से, हिंज की थ्योरी अलग हमने तुम्हें समझाई है, 2 स्टेप में समझाई है। एक तरफ हिंज की कहानी चल रही है, एक तरफ शिक्षण के क्वेश्चन चल रहे हैं। शिक्षण के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और हिंज की कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, तो आपको दोनों के संदर्भ में देखना है। हमने पहले स्टेप में क्या कहा, हिंज कहता है चोरी नहीं करनी, क्यों, पुलिस पकड़ेगी पीटेगी जेल में डाल देगी अलग, तो दंड के भय से काम नहीं कर रहा। दूसरे में कह रहा पुलिस पकड़ेगी पीटेगी, लेकिन अभी तो हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा,
चोरी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है, पैसे भी नहीं देने, पत्नी की जान बच जाएगी। तीसरे में कह रहा है हिंज, नहीं, चोरी हमको नहीं करनी है। ध्यान रखना, इसमें हिंज क्या कह रहा, किसी कार्य को करने से कोई फायदा नहीं है, हमें चोरी करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि पत्नी तो हमें बिल्कुल परेशान करती है, तो बेहतर है कि ये मर ही जाए। लेकिन फिर भी कहता है कि समाज की नजर में अच्छा बनने के लिए, कि कम से कम उस कार्य की कम से कम हमारी छवि तो अच्छी बनेगी कि कितना अच्छा व्यक्ति है, उसने अपनी पत्नी की जान बचा ली। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि हीरो बन जाएगा समाज की नजर में। हीरो बनना यानी कि अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना। तो यहां पर जो है वो आपका किसका विन्यास काम करेगा, इसका, ये हमने भी तुम्हें कल समझाया। उसका हमने कहा इस अवस्था में दूसरों को पसंद करने वाला व्यवहार अच्छा माना जाता है, यानी कि हम उस व्यवहार का अनुमोदन करेंगे जो व्यवहार दूसरों को पसंद हो, जो व्यवहार दूसरे लोग पसंद करें। जो दूसरों को नापसंद व्यवहार हो, उस व्यवहार को हम नहीं करेंगे। यानी हम अपने द्वारा उन कार्यों को करेंगे जिन कार्यों को समाज मान्यता देता हो, माता पिता मान्यता देते हो। बात समझ पाए? ये शैक्षिक अर्थ में आपको समझना है। हिंज ने क्या कहा, हमें पत्नी तो लड़ती है रोज, हम नहीं बचा रहे उसको, मर जाने दो। लेकिन फिर कह रहा है कि भले ही उसको बचाने से फायदा तो नहीं है, लेकिन समाज में तो छवि चमक जाएगी, सब तालियां बजाएंगे, वाह बहुत अच्छा काम किया, पत्नी को तो बचा लिया कम से कम, चोरी करनी पड़ी कोई बात नहीं। बात समझ पा रहे? यहां पर भी उसको भले ही पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा से ताली तो बजवानी है, अध्यापक से प्रशंसा तो करवानी है। तो प्रशंसा करने के लिए यदि कोई कार्य करना पड़े तो ध्यान रखना है कि वहां पर ध्यान रखना है, प्रशंसा मतलब प्रशंसा पाने के लिए, समाज की प्रशंसा, अध्यापक की प्रशंसा, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए अगर कोई कार्य करना पड़े तो हम उस कार्य को कर लेंगे, भले ही उस कार्य से हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा तब भी। बात समझ पाए कि नहीं? तो याद रखना है यहां पर आपको, यह सामाजिक अपेक्षाओं व भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित यह अवस्था है। यहां पर समाज की जो अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरने की कोशिश की जाती है। साथ में कहा यह सिद्धांत अच्छा होने की अनुरूपता पर जोर देता है, यानी कि आपको अच्छा बन के यहां पर दिखाना, भले ही आप ना हो अच्छे। इसके बाद हमने कहा है कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। अब यहां पर जो कानून एवं व्यवस्था मेंटेन करनी है, तो ये कानून और व्यवस्था मेंटेन कैसी करनी है, इसमें व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए हिंज कहता है मैं चोरी करके पत्नी की जान तो बचा लूंगा, मैं चोरी कर भी लूं और चोरी करके पत्नी की जान भी बचा लूं, पुलिस पकड़ेगी तब पकड़ेगी, अभी तो मेरा काम सिद्ध हो रहा है। लेकिन इस स्टेप में कहता है नहीं, मुझे चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी करना गलत बात है, इससे समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी। हम अपने स्वार्थ के लिए अगर चोरी कर लेंगे तो इससे तो समाज की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो भैया हमें चोरी नहीं करनी है। आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हमने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, 3 इडियट्स यदि मूवी देखी हो तो उसमें राजू के लिए आमिर खान प्रिंसिपल के द्वारा तैयार किए गए कठिन प्रश्न पत्रों को रात में ही चुरा लाता है और कहता है लो तुम पेपर कर लो और पास हो जाओ। राजू कहता है कि नहीं, मैं पेपर को पाके पास तो हो सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं सामाजिक अपने स्वार्थ के लिए समाज की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ूंगा, यानी कि कानून और व्यवस्था में क्या रखूंगा, मेंटेन रखूंगा। यानी कि यहां पर सामाजिक व्यवस्था में सबसे बड़ा अंतर क्या रहेगा, ध्यान रखना है इसमें और इसके जस्ट बाद वाले स्टेप में। इसमें जो कहेगा कि सामाजिक क्रम व्यवस्था तो मेंटेन रखेंगे, लेकिन व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए, यहां एक पॉइंट याद रख लेना, ये जो यहां लिखे हो, सामाजिक क्रम एवं व्यवस्था मेंटेन रखना या बनाए रखना, लेकिन व्यक्तिगत हित यानी कि जो व्यक्ति का हित है उस व्यक्तिगत हित को छोड़ते हुए। यही सबसे बड़ा अंतर रहेगा जो तुम्हें प्रश्न में अंतर करवाएगा। यहां पर व्यक्तिगत हित को त्याग देना है। भाई अगर हम व्यक्तिगत हित देखते तो राजू क्या करता, पेपर में से प्रश्न छाप लेता, मतलब देख लेता और पेपर दे आता, बढ़िया अच्छे नंबरों से पास हो जाता। तो उसका नहीं फेल हो या पास हो, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। यहां हिंज ने कहा चोरी करके जान तो बचा सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हमें जान नहीं बचानी। क्यों? क्योंकि चोरी करके हम जान तो बचा लेंगे, लेकिन हम समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है उसको हम क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। और समाज में व्यवस्था क्या है, कानून, लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून व्यवस्था मेंटेन करनी है। ऐसे तो कोई भी, किसी को भी जरूरत होगी, भैया किसी का लड़का बीमार हुआ, उसके पास पैसे नहीं, हो जाएगा दुकान में ताला तोड़ेगा और सारी दवा चुरा ले आएगा। भैया हमको फ्रिज चाहिए, हमारे पास फ्रिज नहीं, हम जाएंगे रात में ताला तोड़ेंगे, फ्रिज चुरा के ले आएंगे। तो इससे तो पूरी समाज की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो कहता है व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए हमें किसके नियम पर चलना है, समाज में बनाए गए नियमों का पालन करना है।
बात समझ रहे? यहां पर अगर देखें तो कहा गया है भले ही किसी को कार्य करने से छवि अच्छी बनती है तो भी मत कीजिए यदि वह कार्य किसके खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और सही बात कही गई, यही बात हम कह रहे हैं। आपको उसके करने से आपको हित हो रहा, आपको लाभ हो रहा, तो भी उस कार्य को मत कीजिए। यानी कि व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए सामाजिक क्रम व्यवस्था आपको बनाए रखनी है, और यानी कि कानून व्यवस्था क्या करनी है, मेंटेन करनी है। तो आप किस स्तर पर हो, आप इस कोहल वर्ग के चौथे सोपान पर हो या चतुर्थ अवस्था पर हो। फिर यदि कहें यहीं पर हिंज चोरी करके पत्नी की जान तो बचा सकता है, फिर भी चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना किसके खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। इससे समाज में व्यवस्था बिगड़ेगी। ये नहीं कह रहा कि पुलिस पीटेगी, बात समझ पा रहे कि नहीं? चोरी करने के पीछे पुलिस पीटने का डर दिखाए तो पहली अवस्था है, लेकिन चोरी करने के पीछे ये कहे कि इससे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, समाज में व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो वो कौन सी अवस्था आएगी, चौथी अवस्था आएगी। फिर अगर हम कहें यहीं पर इस अवस्था में व्यक्ति की नैतिकता का निर्णय, अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन, कानून एवं व्यवस्था के प्रति जवाबदेह होता है। तो यही कि इस अवस्था व्यक्ति की नैतिकता का जो निर्णय होता है, यानी कि व्यक्ति इस अवस्था में नैतिकता का निर्णय किस आधार पर लेगा, अपने कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वहन करते हुए। भाई कोई भी चोरी करके पास हो जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें चोरी नहीं करनी। बात समझ पाए कि नहीं? हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अभी हाल ही में एक अभी फिल्म आपकी आई है, मतलब फिल्में तुम लोग नहीं देखते हो, हम तो खूब फिल्में देखते हैं। सुनना, अभी हाल ही में फिल्म आई, फिल्मों से एग्जाम्पल तो मिल जाते। अभी फिल्म जो आई है 12th फेल, शायद देखी हो। उस 12th फेल में वो कहता है कि हम जिस गांव में रहते थे तो वहां एक पास होने के लिए व्यवस्था चलती थी। व्यवस्था चलने का मतलब है सभी लोगों को नकल मिलती थी, जो जितनी अच्छी नकल कर लेता था वही अच्छे नंबर पाता था। उसने कहा सारे नकल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ मैं ही था इकलौता जो नकल नहीं कर रहा था। यानी कि अपना व्यक्तिगत हित त्यागते हुए मैंने समाज की जो व्यवस्था थी उसको क्या किया, कानून को क्या किया, उसका पालन किया। बात समझ पाए? तो यहां पर याद रखना है कि मैंने अपना कर्तव्य का निर्वहन भली प्रकार किया। घूसखोर भाई अधिकारी सभी घूस लेते हैं, आप जान, मतलब अधिकारी जो है जहां मौका मिलता है वहां रिश्वत लेते हैं। एक कर्मचारी कहता है कोई भी रिश्वत लेता रहे, हमें उससे मतलब नहीं, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, अपने कर्तव्यों का क्या कर रहा है, भली प्रकार निर्वहन कर रहा है। यानी कि वो कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था पर है, कानून एवं व्यवस्था अवस्था पर है। बात समझ रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? सातवें का कानून व्यवस्था के प्रति जवाब दे, यानी कि अगर गलत करेंगे तो उसके प्रति हम जवाब दे हैं, तो हमें गलत नहीं करना, कोई गलत करता रहे उससे हमें मतलब नहीं। ठीक है ना? यहां पर ध्यान रखना है ये है। अब यदि कहें कानूनी अधिकार के प्रति सम्मान दिखाना या सामाजिकता को बनाए रखना, तो ये यही कहा गया है। इसमें राजू का जो एग्जांपल दिया था वो भी हमने आपको इसी के आधार पर दिया था। फिर आते हैं आगे, अब आती है उत्तर पारंपरिक अवस्था। अब समझना सर, उत्तर पारंपरिक अवस्था और इसमें क्या है, तो हमने एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाया और उस पॉइंट को आपको याद भी रखना है। हमने वहां पर क्या कहा, हम यहां और लिख दे रहे हैं, आप इसी में ऐड कर लेना चाहे तो। हमने यहां पर लिखा तो था, देखो यहां पर हमने क्या बताया, आपको कहा है कि व्यक्तिगत हित को छोड़ते हुए सामाजिक क्रम एवं व्यवस्था आपको क्या रखनी है, मेंटेन रखनी है इस अवस्था में। इसके बाद जो आपकी अवस्था चेंज हो रही, वो भले ही आपका उत्तर पारंपरिक स्तर या उच्च आपका पश्च नैतिक स्तर आ रहा है, इसका पहला जो स्टेप आएगा वो सामाजिक अनुबंधन एवं व्यवस्था एवं व्यक्तिगत अधिकार आएगा। इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब हम समझा रहे, इसके पिछले स्टेप में भी सामाजिक क्रम व्यवस्था है। ध्यान करो, यही तो नाम लिखा है, यहां सामाजिक अनुबंधन है, वहां पर सामाजिक क्रम व्यवस्था है। तो दोनों आपको अवस्थाएं सेम मिलेंगी, लेकिन अंतर क्या है, अंतर सिर्फ इतना, यहां व्यक्तिगत हित को देखते हुए समाज के पूर्व नियमों में हम परिवर्तन कर देंगे, व्यक्तिगत हित को देखते हुए। और उस व्यक्तिगत हित में एक व्यक्ति का हित नहीं छिपा होगा, उस एक व्यक्तिगत हित के पीछे बहुत से लोगों का हित छिपा होगा, यानी कि एक समाज का हित छिपा होगा। बात समझ रहे? इसके पहले क्या कहा, हमको अपने हित के को छोड़ते हुए समाज के नियमों के अनुसार चलना है, हमें समाज का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको नहीं तोड़ना है। इसके पहले का स्टेप, इसका जो स्टेप कह रहा है सामाजिक अनुबंधन अवस्था, लेकिन एवं व्यक्तिगत अधिकार, मतलब व्यक्तिगत अधिकार सुरक्षित रखते हुए, यानी कि व्यक्तिगत हित को देखते हुए, अब छोड़ते नहीं, व्यक्तिगत हित को देखते हुए हम समाज में प्रचलित नियमों में चाहे तो क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। बात समझ रहे?
यानी कि दोनों में बस केवल इतना ही अंतर रहेगा। अब इसको हम और समझा रहे हैं आपको, क्योंकि हो सकता है कल जल्दी जल्दी में समझ में ना आया हो। उत्तर पारंपरिक स्तर या उत्तर या पश्चिम नैतिक स्तर क्या है, तो 13 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए है। इस चरण में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, ये तो बात तय है। तीसरे चरण में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और इन्होंने जो भी आखिरी चरण अपना बताया है, इसी का जो आपका सार्वभौमिक नैतिकता का स्तर जो चरण बताया गया है छठवां, उसमें तो वो कहते हैं दुनिया के महज 3 से 4% लोग ही वहां पहुंच पाते हैं, गिनती के 1 या 2, कोई नहीं पहुंच पाता। वो भी बताते हैं कैसे, देखना। यहां पर कहा इस चरण में बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। इस स्तर में व्यक्तिगत सामाजिक नियम एवं व्यवस्था को क्या किया जाता, अधिक महत्व दिया जाता। यहां पर देखना, सामाजिक नियम तो है लेकिन उसके आगे व्यक्तिगत लगा है, और साथ में व्यवस्था। तो ये सामाजिक व्यवस्था नियम तो सेम मैच कर रहा इसके पहली अवस्था और इससे, लेकिन अंतर करना है व्यक्तिगत। यहां व्यक्तिगत हित को साधना है, वहां व्यक्तिगत हित को त्यागना है। लेकिन व्यक्तिगत हित भी, उस व्यक्तिगत हित में ही पूरे समाज का हित छुपा होगा, तब जाके आपका अवस्था कहलाएगी। बात समझ रहे? तो यहां पर क्या कहा, यदि व्यक्तिगत सामाजिक नियम व व्यवस्था, अब इसको एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। कानून को समाज के साथ चलना चाहिए, लेकिन अगर कानून समाज के खिलाफ है तो उसे क्या कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए। इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, हम वो एग्जाम्पल भी बताते हैं। पहले 1-2 पॉइंट लिख लेते हैं, मतलब 1 पॉइंट और लिख लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा। देखना, इसके ऊपर लिख लेते हैं या इसके नीचे लिख लेते हैं, एक ही बात है। देख, 1 पॉइंट और लिख लेते हैं सर, इतने में लिख जाएगा, और उस जो लाइन है वो आपको और क्लियर करेगी कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। ठीक है ना? देखना, यहां पर लिखते हैं, ये इसके लिए है, ठीक है ना, समाज या व्यक्तिगत हित। अब इसमें व्यक्तिगत हित जोड़ दिया, यानी कि समाज, या आप कह सकते हो व्यक्तिगत हित, या और अच्छा शब्द रहेगा तो व्यक्तिगत अधिकार को, व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित रखते हुए, ध्यान रखना है, व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित, समाज के अधिकार को या व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सामुदायिक कल्याण के, सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक और लोक प्रथाओं, इसका मतलब हम तुम्हें समझा रहे हैं, प्रजातांत्रिक और लोक प्रथाओं के अनुसार, लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता। बस इतनी लाइन इसमें और जोड़ना है आपको। सुनना, फिर से समझाते हैं आखिर क्या है। लिख तो सभी गया था लगभग, समझना, देखना, ठीक है ना। अब कुछ नहीं लिखना, बस केवल समझना। देख क्या कहा हमने यहां कहा है कि सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था तो रखनी है, हमें समाज में अभी भी एक व्यवस्था मेंटेन करनी है, लेकिन किस प्रकार की मेंटेन व्यवस्था रखनी है, तो यहां पर हमें समाज या व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित रखते हुए। अब समाज या व्यक्तिगत अधिकार क्या है, ये समाज या व्यक्तिगत अधिकार क्या क्या कह रहा, उसके अनुसार देखते हैं। अब देखना सर, जरा अभी देखना, आप किसी भी, आपने देखा होगा सरकार के द्वारा किसानों के लिए कोई बिल लाया गया, समझना, जैसे अभी 2019 में सरकार के द्वारा किसानों के लिए बिल लाया गया, जिसमें समस्त किसानों ने उस बिल का क्या किया, विरोध किया। तो जब विरोध व्यापक पैमाने पर हुआ, पूरा एक समाज जो है वो विरोध करने लगा, तो सरकार को उन कानूनों को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। तो कानून पहले बन गया, उसके बाद विरोध किसने किया, समाज ने किया। तो समाज या व्यक्तिगत हित को देखते हुए कानून को क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। तो यहां पर भी यही स्टेज आएगी। वो कहते हैं सामाजिक अनुबंधन व्यवस्था में समाज या व्यक्तिगत अधिकार को सुरक्षित रखते हुए सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता। यानी कि अगर कोई कानून या नियम समाज में प्रचलित किसी भी प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या किसी भी प्रकार की प्रजातांत्रिक लोक प्रथाओं में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, तो इस प्रकार के नियम को क्या कर दो, बदल दो। यहां पर हिंज भी कहते हैं
वैसे तो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए। अभी जस्ट पहला पिछला स्टेप क्या बता के आया, हिंज की कोहल वर्ग की हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी। लेकिन वो कहते हैं, हिंज को यहां पर कहते हैं कि उसको अपनी पत्नी की जान बचा लेनी चाहिए, नहीं तो समाज में उठने बैठने लायक नहीं रहेगा, बोलने लायक नहीं बचेगा, लोगों को मुंह नहीं दिखा पाएगा। तो समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए उसको क्या करने लेनी चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो यहां पर जस्ट पिछले स्टेप का विरोध रहेगा। बात समझ रहे कि नहीं? यानी कि यहां पर उसको अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें वो ये ना देखे, लॉ एंड ऑर्डर जो कानून बना है, देखा होगा कि आपने भारतीय फिल्में देखी हैं, एक कोई व्यक्ति है, उसको जो क्रिमिनल होता है, गुंडे होते हैं, वो गरीब को परेशान करते हैं, उन्हीं में से गरीब के माँ बाप को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, बाद में वही हीरो बनता है और उस अमीर को, जो गुंडा होता है, उसको मार डालता है, कानून अपने हाथ में ले लेता है। पुलिस बाद में उसको कहती है, तुमने, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो समाज के लोगों को परेशान कर रहा था, इसलिए तुमने इससे समाज को छुटकारा प्रदान करा दिया, तो हम सजा तो तुमको देंगे, लेकिन तुम्हारी सजा क्या होगी, कम होगी। बात समझ पाए कि नहीं? यानी कि कानून तो वैसे सभी के लिए बराबर है, कानून में कि भैया तुमने किसी का मर्डर किया है, हत्या किया है, तो आपको सजा मिलेगी, लेकिन आपने समाज के हित को देखते हुए उस कार्य को संपन्न किया है, तो आपको उसकी कम सजा मिलेगी, यानी कि आपको उससे राहत मिलेगी, यानी कि उस कानून में बदलाव भी किया जा सकता है। बात समझ पाए कि नहीं? तो यहां पर जो कहा गया है कि वैसे तो उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर चूंकि बात पत्नी की है और वो समाज में मुंह दिखाने लायक ना बचे, तो अपने हित को सुरक्षित रखते हुए सामुदायिक कल्याण की प्रजातांत्रिक लोक प्रथाओं के अनुसार वो क्या कर दे, उस चोरी करने का व्यवहार क्या कर डाले। हमने आपको यहां पर एग्जाम्पल कई दिए हैं कि कुछ कानून ऐसे भी बना दिए जाते, या कुछ कानून ऐसे भी बने हैं जो समाज में व्यवधान या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो अगर समाज का एक बड़ा हिस्सा उनको कह रहा है कि ये कानून गलत है, तो वो कानून फिर बदले जाने चाहिए। इसी के लिए हमने ये लाइन भी लिखी थी आगे, अगर आपको समझ में आई हो, अलग अलग समुदाय और कानून पर अलग अलग विचार और कठोर आदेश नहीं होते हैं। मतलब क्या, आपको पढ़ा होगा कि 18, हमने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों की, अगर 18 वर्ष से कम उम्र का बालक है तो उसको नाबालिग की श्रेणी में रखेंगे, अगर वो कोई अपराध भी करता है तो उसको बाल सुधार गृह भेजेंगे, ना कि उसको कठोरतम कारावास दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई जब अभी हाल ही में जब आपका दिल्ली में निर्भया केस हुआ, तो उसमें नाबालिग की उम्र जो थी वो 18 वर्ष से कम थी, और उसमें इसने एक ऐसा जघन्य अपराध कर दिया जिससे ये आवाज उठी कि इस व्यक्ति को तो भले ही ये नाबालिग है, लेकिन इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि समस्या यह था कि कानून आड़े आ रहा था कि 18 वर्ष से कम के नाबालिग को कठोरतम सजा कैसे दी जाए, तो कानून जो है वो आड़े आ रहा था। और समाज की मांग क्या थी, एक बड़ा कुनबा क्या कह रहा था कि वास्तव में जो कठोर आदेश नहीं होते हैं, अलग अलग विचारधारा पर कठोर आदेश नहीं होते हैं, तो उन कठोर आदेशों को क्या करना चाहिए, लाना चाहिए। अगर कठोर आदेश नहीं है तो इस प्रकार के आदेश लाओ, यानी कि आप समय व जरूरत के अनुसार समाज के लिए कानून में क्या कर दो, सुधार कर दो। यहां पर क्या किया गया, संविधान में चेंज किया गया, अपराध के मामले में ना आपकी नाबालिग की उम्र जो है वो 18 वर्ष काउंट नहीं होगी, 15 से 16 वर्ष ही काउंट की जाएगी। यानी अपराध करते समय उसकी मेंटल स्थिति के आधार पर उसकी उम्र जो है वो तय की जाएगी। तो समाज, आपका जो कानून था, उस कानून को किसके अनुसार बदल दिया गया, समाज की मान्यता, समाज के अनुसार क्या कर दिया गया, कानून को बदल दिया गया। ये भी हमने तुम्हें कल समझाया था। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? लेकिन याद रखना है, आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, व्यक्तिगत हित को देखते हुए हम समाज के नियमों को बदलाव कर सकते हैं। ठीक है ना सर? अब आगे चलते हैं और लास्ट इसका स्टेप पढ़ते हैं, क्या है, सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत क्या कहता है। अब सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत कहता है कि इसमें तो आपके कोहल वर्ग कहते हैं कि सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत में तो केवल दुनिया के गिने चुने लोग ही आपके क्या कर पाते हैं, पहुंच पाते हैं। यानी कि यहां पर जो आपके दुनिया के जो केवल गिनती के लोग ही आपके क्या कर पाएंगे, यहां पर पहुंच पाएंगे। गिनती के लोग का मतलब है सर, एक मिनट, गिनती के लोग का मतलब है कि सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत का मतलब क्या, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, देखना।
आप समझ पाओगे कि सार्वभौमिक नैतिकता का स्तर कैसे कहा कि केवल गिनती के लोग ही आपके क्या कर पाते हैं, इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। यहां पर लिखा है कि इसमें बच्चे के व्यक्तिगत न्याय नैतिकता समाज के नियमों से परे हैं, अर्थात भले ही कोई कार्य समाज या कानून के खिलाफ भी है तो भी उसे कर देना चाहिए यदि वह स्वयं को संपूर्ण मानवता के हित में क्या करता है, खड़ा पाता है तो, यानी अपने आप को संपूर्ण मानवता के प्रति अगर समर्पित करता है तो। अब देखना, इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं अपन दो, ताकि हम समझा पाए तुम्हें सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत क्या कहता है। नाम सुना होगा आपने, गांधी जी, ठीक है। अब अगर बात करें गांधी जी की, और भी कोई नाम है, मार्टिन लूथर हुए, अब आपके इब्राहिम लिंकन हुए, कई नाम हैं, लेकिन महात्मा गांधी को आप जानते हैं तो महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं समझना। अगर कहें सार्वभौमिक नैतिकता, तो सार्वभौमिक नैतिकता का मतलब क्या? महात्मा गांधी भी तो इंसान ही तो थे। महात्मा गांधी कौन थे? एक प्रकार के महात्मा गांधी जो थे वो इंसान ही तो थे। और अगर वो महात्मा गांधी इंसान थे तो वो चाहते तो एकदम भोग विलास का जीवन व्यतीत कर सकते थे, अच्छे से रह सकते थे, अच्छे से खा पी सकते थे, अच्छी खासी उनके पास नौकरी थी, उन्होंने वकालत की डिग्री की थी, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, उन्हें क्या करना था स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने से? भाई उनको क्या मिल रहा था स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ने से? लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हित को ना देखते हुए, यहां से सुना है, उन्होंने यहां पर अपनी चिंता नहीं की कि अंग्रेज हमें जेल में डालेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो भी कुछ कर दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस पूरे समाज के लिए कुछ ना कुछ कर जाएंगे, यानी कि इन अंग्रेजों को यहां से क्या कर देंगे, भारत से भगा देंगे। तो उन्होंने अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ी। क्या गांधी जी ने भारत को अपने लिए आजाद कराया? नहीं, सभी लोगों के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए उन्होंने क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी। अकेले महात्मा गांधी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका कोई भी क्रांतिकारी नेता हो, वो सारे क्रांतिकारी नेताओं ने किसके लिए लड़ाई लड़ी? तो सभी लोग, यानी कि देश के लोगों को आजाद कराने के लिए क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने अपने आप को, जो भी क्रांतिकारी नेता रहे, उन्होंने अपने आप को किसके प्रति समर्पित किया? तो संपूर्ण मानवता के लिए क्या किया? समर्पित किया। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और समझाते हैं आपको, ये नहीं कि केवल इतने से ही आपको समझ में आ जाए, थोड़ा और समझाते हैं ताकि आप समझ पाओ। फिर से सुनना, यदि कहें इसमें हमने लिख पूरा दिया है, एग्जाम्पल आपको हो, अभी हम हिंज के संदर्भ में भी समझा देते हैं। पहले यहां से स्टार्ट किया है कि सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत का मतलब है ना तो हमें अपना हित देखना, ना तो अब हम व्यक्तिगत हित देखेंगे कि हम व्यक्तिगत हित के अनुसार समाज में नियमों को बदल दें, ना तो हम किसी प्रशंसा पाने के लिए कोई काम करेंगे, ना ही हम अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करेंगे, ना ही हम दंड के आधार पर कोई कार्य करेंगे। यहां तो हम महात्मा गांधी बने हैं और हम महात्मा गांधी बनकर किसके लिए काम कर रहे हैं? संपूर्ण मानवता के लिए हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। अंग्रेज हमें जेल में डाल रहे हैं, मारे, पीटे, मृत्यु दंड दे रहे हैं, सब स्वीकार है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। जितने क्रांतिकारी नेता रहे, उन्होंने भी क्या किया? अपने आप को किसके प्रति समर्पित किया? संपूर्ण मानवता के लिए। तो ये जो जितने लोग रहेंगे वो किस स्तर पर माने जाएंगे? सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत पर माने जाएंगे। बात समझ पाए कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे चलते हैं, अब इसको पढ़ते हैं, देखना। अच्छा जी, उनके कोहल वर्ग के अनुसार और समझ लेते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार क्या है? कोहल वर्ग के अनुसार पहले स्टेप में क्या कहता है? हिंज के लिए कोहल वर्ग कहता है कि पहले स्टेप में आपके हिंज को दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए, पुलिस उसको पीटेगी। दूसरे में कहता है कि नहीं, पुलिस पीटेगी, लेकिन अभी तो दवा मिल रही है, पत्नी की जान भी बच जाएगी, तो उसको क्या करना चाहिए? दवा चुरा लेना चाहिए। कम से कम पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, पत्नी की जान बच जाएगी, यानी कि अपना स्वार्थ देके बाद में सोचेंगे सबकी। लेकिन अगला कह रहा है कि पत्नी तो उसको परेशान करती थी, पत्नी को बचा के क्या करेगा? फिर उसको पत्नी परेशान करेगी, लेकिन फिर भी वो पत्नी को बचा ले, उससे कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा उसका, फिर भी पत्नी को बचा ले। क्यों? क्योंकि लोग, समाज में उसकी वाहवाही होगी कि यार बहुत अच्छा पति है कि उसने पत्नी को बचा लिया। तीसरा कह रहा है अवस्था कि पत्नी की जान ना बचाए, क्योंकि कानून वो तोड़ के अपने हाथ में ले रहा है, उसको कानून नहीं तोड़ना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना चाहिए, यानी कि सामाजिक क्रम व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। फिर पांचवा स्टेप कह रहा है नहीं, वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा, कम से कम अपने आप को समाज में खड़ा होने के लिए पत्नी की जान बचा ले और क्या कर दे? तोड़ दे, यानी कि दवा को क्या कर दे? चोरी कर ले। तीसरे में कह रहा सार्वभौमिक नैतिकता में कि हिंज को चोरी अपनी पत्नी के लिए तो छोड़ो,
अब देखना लास्ट स्टेप क्या है, बहुत ही कठिन स्टेप है। कोहलबर्ग ने कहा इस स्टेप पर लगभग कोई पहुंच ही नहीं पाता, गिनती के 1-2% लोग ही आपके पहुंच पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4% पहुंच जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 4% लोग जो है वो पहुंच पाएंगे। इन्होंने कहा है अब यहां पर हिंज खड़ा है, हिंज की पत्नी तो अच्छी खासी सही बैठी घर पर, लेकिन पत्नी बीमार है पड़ोसी की, और हिंज एकदम हीरो बन के पहुंच जाए, भाई मैं बचाऊंगा तुम्हारी पत्नी के लिए, मैं दवा चोरी करके लाऊंगा। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं। समाज अलग उस पर आरोप लगाएंगे और पत्नी अलग उसको सुनाएगी। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यानी कि जो आखिरी स्टेप है वो आखिरी स्टेप आपका क्या है, सबसे कठिन है, इस पर पहुंच पाना संभव नहीं। भाई सपोज दैट यहां पर कहा गया है हिंज अपनी, कोहलबर्ग कह रहे हैं हिंज अपनी पत्नी के लिए दवा चुरा रहा है, तो ठीक है, लेकिन यहां सार्वभौमिक का मतलब क्या, किसी की भी पत्नी बीमार हो, हम यूं शक्तिमान बन के पहुंच जाएंगे, हम चुराएंगे दवा तुम्हारे लिए, तो ऐसा करना संभव नहीं। अगर कर भी देगा, वो कहता है कि ऐसा करना संभव नहीं, लेकिन वो कह रहे जो लोग ऐसा कर देंगे, उनकी खुद की पत्नी बीमार हो उनके लिए तो छोड़ो, पड़ोसी की भी पत्नी बीमार हो उसके लिए भी हम दवा की चोरी करके ले आएंगे, तो वही व्यक्ति किस पर पहुंचेगा, सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत पर पहुंचेगा कि हमने अपने हित के लिए नहीं, अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए नहीं, मैंने तो किसी की भी पत्नी की जान बचाने के लिए क्या कर दी, दवा की चोरी कर दी। तो बोले करने को वो कर देगा, लेकिन उसके पीछे देखो समाज अलग धोएगा उसको, समाज अलग सुनाएगा, पत्नी अलग सुनाएगी। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ऐसा करना संभव नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा कर देंगे वो किस सिद्धांत, किस अवस्था पर पहुंचेंगे, कोहलबर्ग ने कहा सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत पर। महात्मा गांधी उसी पर है, आपने नाम सुना होगा, चाहे वो महात्मा गांधी हो और भी लोगों के नाम हैं, आपने देश जैसे अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, नाम सुना है, वो आपके खुद जो थे, देखना खुद जो थे वो एक आपके श्वेत प्रजाति के थे। भाई वहां पर 2 प्रजाति हैं, एक नीग्रो प्रजाति जिसको कहा जाता काले अश्वेत, और एक आपके गोरे लोग होते हैं। तो वहां पर आरक्षण के लिए, काले लोगों को हक दिलाने के लिए अब्राहम लिंकन ने लड़ाई लड़ी थी, और काले लोगों को वहां पर हक भी दिलाया। भाई जैसे देखना भारतीय समाज 2 लोगों में बटा हुआ है, देखना 2 लोगों में बटा हुआ है, जैसे आप मतलब बटा नहीं है, हम यहां आपको समझा दे रहे हैं, 1 मिनट बस केवल सर समझना। यहां पर अमेरिका है, अमेरिका में 2 लोग थे, एक तो सफेद प्रजाति के लोग थे मतलब एकदम गोरे, और एक आपके काली प्रजाति के लोग थे जिनको निग्रो कहा जाता था, मतलब अधिकतर जो है वो काली प्रजाति के लोग थे। अब जो आपके अब्राहम लिंकन जो राष्ट्रपति थे वो आते थे किस प्रजाति थे, सफेद प्रजाति के लिए से आते थे, मतलब वो खुद गोरे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो काले लोग हैं इनको कुछ भी अधिकार नहीं मिल रहे हैं संविधान के अनुसार, तो हम इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, इनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। तो इनके अधिकारों के लिए लड़ कौन रहा है, जो खुद काले नहीं है, वो खुद गोरे हैं, और किसके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, इन काले लोगों के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। तो इनके लोग जो गोरे हैं वो इनको धोएंगे, इनको पीटेंगे, इनको मारेंगे, इनके घर पर तोड़फोड़ कर जाएंगे कि तुम्हें क्या पड़ी है जो तुम उनके अधिकार के लिए लड़ रहे। बात समझ पा रहे कि नहीं? लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया, इसलिए किस अवस्था पर पहुंचे, सार्वभौमिक नैतिकता के लिए। बोले मैं अपने लिए नहीं कर रहा आंदोलन, मैं इन लोगों को हक दिलाने के लिए कर रहा हूं। बात समझ पाए? तो यहां पर हम यही समझाना चाह रहे हैं आपको कि इसमें बच्चे के व्यक्तिगत न्याय नैतिकता समाज के नियमों से क्या होते हैं, परे होते हैं। ना तो हमें व्यक्तिगत अपने हित देखना है, ना समाज का कोई नियम देखना है, हमें केवल क्या देखना है, न्याय नैतिकता समाज के नियमों से परे है, अर्थात भले ही कोई कार्य समाज या कानून के खिलाफ भी है, यानी कि वो समाज के भी खिलाफ है और कानून के खिलाफ भी है, तो भी हमें उसे कर देना चाहिए अगर उससे संपूर्ण मानवता को क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो यानी अगर संपूर्ण मानवता उससे लाभान्वित हो रही है तो हमें ऐसे कार्यों को क्या कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? फिर अगर कहते हैं यह स्तर सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर आधारित है, यह भी आपके पेपर में आया है, ध्यान से सुनना है। यह सिद्धांत है सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत और अमूर्त तर्क पर। अब अमूर्त तर्क का मतलब क्या? अमूर्त तर्क और मूर्त तर्क आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मूर्त का मतलब है एक बच्चा जो है जब बाल्यावस्था में होता है तो वह सामने जो चीजें दिखाई जाती हैं, सामने कुत्ता दिखा दिया तो कुत्ते के आधार पर देख करके कह रहा है कि इसकी पूंछ ऐसी क्यों होती है, इसकी पूंछ क्यों, हमारी पूंछ क्यों नहीं।
हाथी को देखकर हाथी के बारे में प्रश्न कर रहा है तो ये उसका मूर्त चिंतन कहलाता है। यानी कि जो चीज हमें सामने दिखाई जा रही है उसी पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं तो वो एक प्रकार का मूर्त है। उस पर कोई तर्क कर रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो मूर्त है। लेकिन वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं दे रही उन पर भी हम प्रश्न कर ले रहे, उन पर भी तर्क कर ले रहे, तो वो क्या कहलाएगा? अमूर्त तर्क कहलाएगा। महात्मा गांधी जो लड़ रहे थे वो किसके लिए लड़ रहे थे? सामने कोई लाभ पाने के लिए नहीं लड़ रहे थे कि भैया हम लड़ेंगे तो हम भारत पर शासन करेंगे। कोई भी राजनीतिक पद नहीं लिया उन्होंने। वो किसके लिए लड़ रहे थे? मानवता के लिए। और वो चीज कहीं दिखाई नहीं जा रही थी। यानी कि एक प्रकार से उनके जो विचार थे वो कैसे थे? अमूर्त तर्क पर आधारित थे। बात समझ पाए कि नहीं? तो ध्यान रखना है कि इस सिद्धांत में जो काम करेगा सिद्धांत वो अमूर्त तर्क पर आधारित रहेगा। ये कई बार पेपर में मतलब अब आने के चांस है। अब कहो ऐसे कैसे आने के चांस है? सर जो सरल चीजें हैं वो कई बार पूछी जा चुकी हैं, तो अब जो कठिन चीजें बची हैं बस जो बच गई वही तो पूछी जाती हैं पेपर में। ठीक है ना? तो आपको याद रखना है कि किस पर आधारित है यह सिद्धांत। सार्वभौमिक नैतिकता और अमूर्त तर्क पर क्या रहेगा? आधारित रहेगा। साथ में इस स्तर पर बच्चे जागरूक होते हैं, ये बड़ा पॉइंट है, ये पेपर में आए हैं। इस स्तर पर अब बच्चे जागरूक होंगे। अब बच्चे जागरूक का मतलब क्या है? यहां दंड के आधार पर काम नहीं करेंगे, यहां प्रशंसा पाने के लिए काम नहीं करेंगे, यहां किसी स्वार्थ के आधार पर काम नहीं करेंगे। हमने आपको स्पष्ट पासवर्ड दिए हैं। दंड के आधार पर काम करे तो पहली अवस्था, ध्यान रखना। स्वार्थ के आधार पर काम करे दूसरी अवस्था, प्रशंसा पाने के लिए काम करे तीसरी अवस्था, समाज में कानून व्यवस्था मेंटेन रखने के लिए काम करे चौथी अवस्था। लेकिन व्यक्तिगत हित को त्यागते हुए, लेकिन व्यक्तिगत हित को प्राप्त करते हुए, व्यक्तिगत हित को देखते हुए समाज में कानून व्यवस्था मेंटेन करे तो फिर पांचवी अवस्था। लेकिन व्यक्तिगत हित, सामाजिकता, समाज सबसे परे होकर एक समाज के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए काम करे तो वो छठी अवस्था पर कहलाएगा बालक। बात समझ पाए? यहां पर भी इस स्तर पर बच्चे जागरूक होते हैं। अब वो सब जानते हैं अच्छा बुरा क्या, कैसा कार्य करने से, क्या कार्य करने से सही है और क्या कार्य करने से सही नहीं। लिखा है लोगों के हितों का ध्यान रखते हैं। मतलब अब यहां पर पहली अवस्था में कहा था बच्चे लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखते कि आखिर उनसे क्या अपेक्षा की जा रही। इस अवस्था पर जब किशोर अवस्था में बालक पहुंच जाता है, लगभग ये अवस्था किशोर अवस्था से अप टू ऊपर तक यही अवस्था रहती है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जानते हैं कि आखिर लोग बाग या लोग जो है लोगों के हितों का ध्यान कैसे रखा जाए। बात समझ पाए? साथ में जरूरतें पूरा करने के लिए वो नए नए तरीकों की क्या करते हैं? तलाश करते हैं। यानी यहां पर उनको ना तो डंडा दिखाना है भैया। अगर अब देखना हम तुम्हें और सरल एग्जांपल दें, भैया आप पढ़ने आते हो तो क्या मम्मी डंडा लेके बैठती हैं? तुम जा रहे ट्यूशन की नहीं जा रहे पढ़ने, मतलब कोचिंग जा रहे कि नहीं जा रहे, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, मतलब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या मम्मी डंडा लेके बैठती है पढ़ो नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे? नहीं। क्या तुम्हें टॉफी का लालच दिया जाता कि भैया 20 रुपए वाली किटकेट मिलेगी, तुम पढ़ लो बेटा 1 घंटा, फिर भी तो तुम पढ़ रहे हो। बात समझ पा रहे कि नहीं? साथ में तुम्हें यह भी नहीं कि भैया हमें समाज में वाहवाही लूटनी है तो समाज में भी कोई वाहवाही नहीं लूटनी है। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? यानी कि आपको यहां पर क्या करना है? जरूरतें पूरा करने के लिए आप खुद क्या करते हो? नए नए तरीकों की क्या करते हो? तलाश करते हो। तो वो बच्चा किस अवस्था पर आएगा? सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत पर आएगा। हमने कहा दोनों आपको याद रखना है, जरूरी नहीं हिंज हो सकता, यहां से कहीं से भी प्रश्न बन सकता। बात समझ रहे? चलिए, लगभग ये अवस्था हमने आपको कंप्लीट कराई है। अगर यहां पर कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट गड़बड़ लगे तो वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। अब अभी एक चीज और रह गई सर, और अब वो एक चीज और रह गई है और वो रह गया है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना। तो सर वही हम कोशिश तो करते हैं कि इतने समय में ये कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता। अभी इसको एक्सप्लेन करने में भी हमें 20 से 25 मिनट ही चाहिए, यानी कि पूरे 30 मिनट ही चाहिए। तो रुक जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में होता नहीं है, तो रुक जाते हैं। कल इसको एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट इसके बाद देखो हमने PDF तुम्हें भेज दी है प्रश्नों की। तुम टाइम मिलता है तो उसको पढ़ के आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हो तो कल हम जस्ट इसको 20 मिनट में खत्म करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करेंगे कराना। तो कोशिश करेंगे कि पूरे एक ही लेक्चर में पूरे 35 क्वेश्चन हो जाएं। लगभग 30-35 क्वेश्चन है उसमें, तो पूरे 30-35 क्वेश्चन हो जाए। वो अभी तक जितने भी अच्छे प्रश्न सीटेट में आए हुए हैं वो सब उसमें है।
फिर उसके बाद एक और पीडीएफ रहेगी, उसमें भी 25-30 प्रश्न रहेंगे, वो मिसलिनियस हैं, कुछ डीएसएसबी में आए हैं, कुछ आपके अदर्स कंपटीशन में आए हैं, ठीक है ना। तो पहला स्तर इजी रहेगा और दूसरा स्तर थोड़ा हार्ड रहेगा, वो दिमाग पर ज्यादा लोड देगा। बात समझ गए? तो ये हमने तुम्हें इसको रिवीजन करना है, कहां पर क्या पढ़ाया है, ठीक है ना सर। आज यहीं तक, फिर कल इसके बाद।